आज एक्चुअली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, स्टॉक नोटेशन। बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है। बेसिकली ये यूज होता है उन एलिमेंट्स के लिए या मेटल्स के लिए जिनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, यूज्ड इन नेमिंग ऑफ those metals, those metal compounds in which metal have variable oxidation state, जिनके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो ऐसे मेटल के कंपाउंड में मेटल की नेमिंग के लिए ये स्टॉक नोटेशन जो है एक सिस्टम में यूज किया जाता है, मतलब एक मेथड है नेमिंग ऑफ कंपाउंड का, और कुछ नहीं है। दिस इज ओनली अ मेथड फॉर नेमिंग द कंपाउंड फॉर दोज कंपाउंड इन विच मेटल हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे आयरन का हमने देखा कि आयरन के दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +2 एंड +3। यानी जो भी कंपाउंड आयरन के बनेंगे वो इधर +2 में या +3 में। तो जनरल वे में जब आप नेमिंग करते हो तो +2 को आप कहते हो फेरस और +3 को फेरिक। जनरल नेमिंग में क्या होता है, लोअर अस होता है और हायर इक होता है, तो फेरस फेरिक ये हम यूज करते हैं। +2 होता है तो फेरस लिखते हैं, +3 होता है तो आप फेरिक लिखते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आयरन के ऑक्साइड, तो आयरन के दो ऑक्साइड बनते हैं, एक +2 में FeO और एक +3 में Fe2O3। तो इसकी जनरल नेमिंग क्या होती है, फेरस ऑक्साइड, क्योंकि यहां पर आयरन +2 में, सो दिस इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड। और यहां पर आयरन +3 में है तो दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। अब देखो स्टॉक नोटेशन में इनकी नेमिंग कैसे होती है, इसको हम आयरन ऑक्साइड ही लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि मेटल के नेम के साथ स्मॉल ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमेरल में लिखा जाता है इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे आयरन 2 ऑक्साइड और इसको हम लिखेंगे आयरन 3 ऑक्साइड। तो यही आपका स्टॉक नोटेशन हुआ। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। इसी को हम स्टॉक नोटेशन कहेंगे। जैसे कॉपर है, मान लो कॉपर के भी दो ऑक्साइड होते हैं, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 +2। +1 को हम क्यूप्रस कहते हैं और +2 को क्यूप्रिक कहा जाता है नेमिंग पैटर्न में। तो अब जैसे मान लो कॉपर के ही आपके दो कंपाउंड बनेंगे, ऑक्साइड ही अगर हम ले तो एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O और एक होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड हुआ, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड हुआ। अब स्टॉक नोटेशन में क्या होगा, इसको हम लिखेंगे कॉपर 1 ऑक्साइड और इसको हम क्या लिखेंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड। तो यही स्टॉक नोटेशन कहलाता है। तो ये भी मैंने इसलिए बता दिया कि आपको लगे कि हमने किया नहीं है। ये स्टॉक नोटेशन यही होता है। पर रिमेंबर कि ये मेटल कंपाउंड के लिए यूज होता है, नॉन मेटल के लिए नहीं। हालांकि नॉन मेटल के भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, पर ज्यादातर इसका यूज होता है वो मेटल के लिए यूज होता है। अब इसका देखो, अगर आपसे कहा जाए, इसका देखो एप्लीकेशन कैसे है कि राइट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसमें आपको स्टॉक नोटेशन गिवन होगा और उससे उसका केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा। जैसे आपका सपोज करो दिया हुआ है टिन 4 ऑक्साइड, टिन 4 ऑक्साइड। अब जैसे देखो इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूला फॉर्म में, टिन का सिंबल होता है SN, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन,
ये जो स्टॉक नोटेशन होगा इससे आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगी कि एसएन जो है यहाँ पर +4 में और ऑक्साइड का मतलब -2 है ऑक्सीजन का। अब आप क्या करो, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बनेगा, ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2:1 का बनेगा। अब ये 2 यहां पर ले लो तो फॉर्मूला हो गया SN, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, SnO2। O2। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगे इसमें आप साइन कंसीडर नहीं करना है, ये नंबर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ और उसके बाद इसको हम लोग वैलेंसी भी मान लेते हैं और क्रॉस कर दो तो 1 इसके साथ आ जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा, अपोजिट। SN2O मत लिखना, SnO2 ये बन जाएगा। इसी तरह जैसे आपको दे रहा हूं मरकरी 2 क्लोराइड। अब यहां पर देखो एक टर्म होता है वैलेंसी। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। अगर ये साइन प्लस माइनस हटा दो तो ये वैलेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला बनाते हैं वो वैलेंसी क्रॉस वाले मेथड से। मरकरी का मतलब Hg, क्लोराइड है इसका मतलब Cl। मरकरी के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है वही एज ए वैलेंसी लो। क्लोराइड आपको मालूम ही है 1 होता है। अब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्रॉस कर दो तो फॉर्मूला क्या बन गया, HgCl2। तो एक इस तरह से मिलेगा आपको। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, बिस्मथ 3 नाइट्रेट। बिस्मथ 3 नाइट्रेट बना सकते हो फॉर्मूला। बिस्मथ हो गया, ये नाइट्रेट होता है ये NO3, इसका चार्ज होता है -1 और बिस्मथ का ये दिया हुआ है +3। अब यहां पर साइन कंसीडर मत करो, 3 1 ऑलरेडी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BiNO3 थ्राइस। क्लियर है बेटा। Yes, sir. अच्छा, स्टॉक नोटेशन जो है कई बार आपको कंपाउंड के फॉर्मूला लिखने में भी होता है। ये भी देखो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये तो हुआ नेमिंग करना स्टॉक नोटेशन से, स्टॉक नोटेशन नेम से। कई बार फॉर्मूला में भी मेंशन होता है। जैसे ध्यान से देखना, अगर आपको दिया हुआ है मान लो क्यूप्रस ऑक्साइड और एक दिया हुआ क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो कई बार ये मेटल के फॉर्मूले लिखने में भी स्टॉक नोटेशन यूज होता है। नॉर्मल आप क्यूप्रस होगा तो CuO लिखोगे, सॉरी Cu2O, और क्यूप्रिक होगा तो CuO लिखोगे। ये नॉर्मल वे में लिखने का। अगर आप स्टॉक नोटेशन यूज करोगे तो यहाँ पर कॉपर +1 में, तो Cu2 के साथ ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या, +1, यानी 1 का सिंबल दे देंगे और O, और यहाँ पर हम लिखेंगे Cu2O। तो इस वे में जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो इसे भी कहा जाता है स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला। इससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे ये इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं इस पे कि यूजिंग स्टॉक नोटेशन, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला, कि यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। अब यहां पर देखो नेम नहीं करना है, इस तरीके से लिखना है। आपको ये फॉर्मूला गिवन होगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना है स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला में। जैसे मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई करो, FeO Fe2O3
CO Cl2 MnO और MnO2। इसको करने का तरीका क्या है कि पहले आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, उसके बाद इस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है आपको, ऐसे इस वाले में। ये जरा बेटा ट्राई करके देखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करके देखो। पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। हो गया सर। ओके बेटा, जरा 1 मिनट और लोगों को कर लेने दो। यस सर। हाँ से बात ज्वाइन नहीं किया अभी? सर वो अभी ऑफलाइन क्लास थी तो मैं अभी जस्ट घर आया हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने इसीलिए लेट भी शुरू किया है। फॉर्मूला या नेमिंग में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया जाता है बाय यूजिंग द रोमन न्यूमरल, या तो नेम में या फॉर्मूला में। जैसे यहाँ पर दिखाया कि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, तो आयरन मान लो आपके 2 तरह के कंपाउंड बनाए गए, एक +2 में एक +3 में। +2 वाले को जनरली आप फेरस कहते हो, +3 को फेरिक। जैसे आयरन के ये 2 ऑक्साइड हुए तो आप इसको फेरस, इसको फेरिक कहोगे। जब आप इसका स्टॉक नोटेशन में नेमिंग करोगे तो इसको फेरस फेरिक नहीं, आयरन 2 आयरन 3 के वर्ड से कॉल करोगे। फिर ये दिखाया था मैंने कि अगर आपको स्टॉक नोटेशन में दिया हुआ है नेम ऑफ कंपाउंड, तो फॉर्मूला कैसे बनाना है आपको। फॉर्मूला बनाने वैसे ही जैसे वैलेंसी वाले मेथड से आपने किया है। जैसे टीन 4 तो टीन का सिंबल SN, ऑक्साइड है तो वो। अब टीन के नीचे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्साइड का मतलब -2 होता है, और इसका दिया हुआ इसको +4। अब साइन कंसीडर मत करो, इन नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ 2:1, उसके बाद ये नंबर क्रॉस कर दो। ये आपने पहले भी किया हुआ है। तो ये तो स्टॉक नोटेशन का यूज करना नेम में। उसी तरह से फॉर्मूला राइटिंग में भी होता है, केमिकल फॉर्मूला राइटिंग में भी। जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक जो है, इसको हम इस तरह से जब लिखते हैं बाय यूजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए स्मॉल ब्रैकेट, तो इसको स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला कहा जाता है। और यही मैंने दिया था कि इन कंपाउंड का स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला आपको बनाना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस कंपाउंड में जैसे FeO का लिखना है तो Fe का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीजन फिक्स में -2, इसको x मान लो। ऑब्वियसली ये x -2 0, x = +2। इसका मतलब आयरन यहाँ 2 में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे Fe, और ब्रैकेट में 2 आपको रोमन न्यूमरल लिखना है और O लिखना है। यहाँ पर इसी तरह से ये क्या होगा Fe3 रोमन न्यूमरल में और O। यहाँ पर कॉपर का क्या है +2 है, तो कॉपर यानी Cu2 आपको रोमन न्यूमरल में और Cl2। Mn का यहाँ पर निकालो, Mn यहाँ +2 में है तो Mn2O। सर यस बेटा। सर आप ये एक बार वो कॉपर का बता दीजिए। कॉपर का 2 होता है ना, 1 और 2। कॉपर के वेरिएबल ऑक्सीडेशन 2 होते हैं ना, एक +1 होता है जिसको क्यूप्रस कहते हो, और +2 होता है जिसको किप्रिक कहा जाता है। ये पीछे ही तो लिखवाया आपको, ओके सर। ये दिखाया तो था आपको कि कॉपर के 2 हैं, हाँ जी सर, 1 हाँ और जी। 2। अब Mn के बहुत सारे होते हैं। Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट आपके +2 से लेकर +5 तक होता है। तो यहाँ पर हम कैसे पता लगेगा, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे Mn x मान लो सर +2 होगा। हाँ, ये +2 होगा तो Mn इस तरह से लिखोगे स्टॉक नोटेशन। यहाँ पर MnO2 है। अब यहाँ पर देखो x -4 = 0, x = +4, यहाँ पर Mn +4 में, तो Mn इस तरह से 4 लिख दो रोमन न्यूमरल में, और
कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में लिखना है। यस बेटा, क्लियर हो गया सबको? यस सर। आशीर्वाद समझ में आया बेटा? यस सर। स्टॉक नोटेशन आपको समझ में आया या कोई डाउट लग रहा है अभी? सर हाँ बेटा बोलो। सर जो जैसे आपने सर फर्स्ट पेज पे लिखा था आयरन, फिर रोमन नंबर में 3, फिर ऑक्साइड, हाँ तो हाँ, सर हमको वैसे कब लिखना होगा? अगर वो आपसे लिखेगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन यूजिंग स्टॉक नोटेशन, देखो दो तरह से होता है। स्टॉक नोटेशन में नेम लिखना, जैसे ऊपर जो मैंने लिखा, ये जो लिखा ये मैंने नेम यूज किया है, स्टॉक नोटेशन नेमिंग। ये स्टॉक नोटेशन नेमिंग है, ये नॉर्मल नेमिंग है, ठीक है। और एक होता है स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला, ये स्टॉक नोटेशन नेमिंग है। इसमें भी आपको मेटल का नेम लिखकर उसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। और स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला ये होता है, इसमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में मेटल के सिंबल के आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है ना कि स्टॉक नोटेशन से फॉर्मूला कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ। और इसके पीछे वाला क्वेश्चन था कि स्टॉक नोटेशन के टर्म में नेमिंग करनी है, तो उसका मतलब वैसे करना था। एक सेकंड बेटा, से कहा गया एक तो हुआ कि राइट। सर एमएन वाला फिर से बता दो सर एक बार। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि स्टॉक नोटेशन एक्चुअली दो तरह से यूज होगा, नेमिंग में भी और फॉर्मूला राइटिंग में। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया कि राइट नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड यूजिंग स्टॉक नोटेशन। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इस पर दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर दिया हुआ है Mn2O5, आपको इसका नेमिंग करना है स्टॉक नोटेशन के मेथड से। तो इसमें क्या होता है कि मेटल के नेम के आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में लिखना होता है। तो इसके लिए पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैलकुलेट करो। Mn, क्योंकि इसी का कैलकुलेट करना है, X मान लिया, O ऑक्सीजन है तो -2, हाँ तो ये देखो 2x -2 इंटू 5, 10 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +5, यानी यहाँ पर Mn +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब नेमिंग क्या करेंगे हम? Mn क्या होता है? मैंगनीज होता है ना? यस बेटा, Mn क्या होता है? मैंगनीज। हाँ, तो मैंगनीज, और ये 5 है तो यहाँ पर 5 दे दो, ऑक्साइड। ये हमने नेमिंग की यूजिंग स्टॉक नोटेशन। अब जो इसके पहले वाला क्वेश्चन, यही सेम इसी कंपाउंड के लिए कि यूजिंग स्टॉक नोटेशन represent the following compound, represent the following compound। फिर मैं वही कंपाउंड ले रहा हूं Mn2O5, इसमें भी पहला काम वही करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। लेकिन इस बार नेम नहीं लिखना है आपको, इसका फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है स्टॉक नोटेशन में। तो आप इसी तरह से लिखोगे Mn2, और ये जो है ये ब्रैकेट में लिख दोगे 5 और O5। मतलब इस पे दो तरह से आ सकता है, नेमिंग करने के लिए और एक फॉर्मूला लिखने के लिए, यानी स्टॉक नोटेशन नेम और स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला। ये स्टॉक नोटेशन नेम था, ये फॉर्मूला था। अब क्लियर हुआ बेटा? तो सर जो आपने पहला क्वेश्चन दिया था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड वाला, जिसमें FeO Fe2O3 था, हाँ, तो वो नेमिंग क्या था, कहते हैं? वो नेमिंग करने के लिए था। ओके सर। मैंने बताया ना, स्टॉक नोटेशन के टर्म में नेमिंग करना और फॉर्मूला लिखना, ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा ना, जैसे लिखा है राइट द नेम या रिप्रेजेंट द कंपाउंड,
इसको आप यूजिंग स्टॉक नोटेशन के जगह पर रिप्रेजेंट वर्ड भी आ सकता है, ठीक है। पहले वाले में तो आपको स्टॉक नोटेशन नेम दिया हुआ था, उससे फॉर्मूला बनाना था। ये मैं समझ गया आप जो क्वेश्चन कह रहे हो, उसमें नेम दिया हुआ था, ये था कि राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इसमें स्टॉक नोटेशन नेम दिया हुआ है और उससे फॉर्मूला बनाया आपने, तो एक इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये स्टॉक नोटेशन का टर्म है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, या किसी को डाउट है अभी? सर प्रज्ञा, मेरे को लेन, ना सर मेरे को ये ना एक बार ना ये क्लियर कर दो कि सर जो FEO जिसमें हमने FE2O ऐसे वाला जो लिखा था वो हमारा हाँ। नेमिंग करने वाला था। हाँ, ऊपर जो ये जो क्वेश्चन किया था हमने, नहीं नो सर, दूसरा वाला यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड, ये सर ये रहा ऊपर वाला। नहीं, ये रिप्रेजेंट द कंपाउंड जो है, इसमें फॉर्मूला लिखना है। ओके सर। अगर नेम लिखना होगा तो ये देखो क्लियर कट लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि राइट द नेम ऑफ कंपाउंड यूजिंग स्टॉक नोटेशन, ऐसे आएगा तब नेमिंग करनी है। अगर रिप्रेजेंट आएगा तो इसका मतलब कि आपको फॉर्मूले को रीराइट करना है स्टॉक नोटेशन के टर्म में। ओके सर। यस बेटा, क्लियर है सबको? प्रज्ञा, लेन, अर्पिता? यस सर। यस सर। शाश्वत, आयुष? बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। नो सर, क्लियर है। ओके बेटा, क्योंकि ये छोटा सा टर्म था लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। अब तो ये है ना कि MCQ है, कहीं से भी क्वेश्चन दे देंगे, तो ये होता है कि हर चीज पता होनी चाहिए, जबकि ये छोटे छोटे टर्म है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है ये। अब यहाँ पर आ जाओ, हालांकि हमें मूव करना है बैलेंसिंग के लिए, बट उसके पहले हम थोड़ा सा देख लें। अब यहाँ पर हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं थ्योरेटिकली। देखो, रिडॉक्स का मतलब होता है कि ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर अकरिंग। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं उसको रिडॉक्स कहा जाता है। तो इसका मतलब हर रिडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट बनते हैं, एक ऑक्सीडेशन के और दूसरा रिडक्शन के, यानी each redox reaction divided into two part, oxidation part and reduction part. So oxidation and reduction, they are not the full-fledged reaction. ये कभी भी फुल फ्लेज रिएक्शन नहीं होते, ये किसी रिएक्शन के पार्ट होते हैं, और जिस रिएक्शन के पार्ट होते हैं उसको रिडॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो साथ में रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अपने आप में कंप्लीट रिएक्शन नहीं होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ ए रिएक्शन। अब इन दोनों पार्ट को थ्योरेटिकली हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इनकी डेफिनेशन जो होती है वह तीन टर्म में चलती है। सबसे पहले एलिमेंट के टर्म में होती है, इन टर्म ऑफ एलिमेंट्स, और इसी को हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं। इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, कैसे एलिमेंट चेंज हो रहा है, उसके बेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइंड होता है। तो एलिमेंट के टर्म में देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या लिया जाता है कि एक स्पेसीज, एक एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कब होगा? इफ देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर देखो, जीओ में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ। तो ये जो चेंज आप ऑब्जर्व करोगे वो लेफ्ट टू राइट में, कि जो स्पीसीज को आपने लेफ्ट में सेलेक्ट किया, आप देखो कि राइट में उसका क्या फॉर्म बन रहा है। तो MgO में जब कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ है, तो इसका मतलब कि Mg का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, Mg is oxidized into MgO. So addition of oxygen to given element or compound is called oxidation. यहां पर भी देखो, ले सकते हो 2SO2 plus O2 gives 2SO3। अब यहां पर देखो SO2 से SO3 का फॉर्मेशन, यहां पर दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो गया, बढ़ गया, तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन, यानी यहां पर SO2 ऑक्सीडाइज हुआ SO3 में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन,
पर इसका मतलब सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं है, और भी कई फैक्टर होते हैं जिनको ऑक्सीडेशन के टर्म में डिफाइन किया जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटल कह सकते हो। जो नॉन मेटल होता है वही इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। हालांकि ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल ही है या इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, बट ऑक्सीजन को अलग लिया जाता है। तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन या किसी नॉन मेटल का ऐड होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, जैसे यहीं पर देखो आप Mg+Cl2, दिस इज MgCl2। अब यहां पर देखो Mg से MgCl2 के फॉर्मेशन में क्लोरीन ऐड हुआ है, विच इज ए नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी यहाँ पर MgCl2 में ऑक्सीडाइज हुआ। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन। थर्ड टर्म होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए गिवन कंपाउंड। जैसे H2S plus Cl2 gives 2HCl plus S। अब ये ध्यान से देखो, H2S से S में, H2S जब S में कन्वर्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसका मतलब H2S ऑक्सीडाइज हुआ सल्फर में, यहाँ पर H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। तो सिर्फ एडिशन नहीं, रिमूवल के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है ऑक्सीडेशन। तो एडिशन के टर्म में लिया जाता है ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल के टर्म में लिया जाता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड फोर्थ इज रिमूवल ऑफ electropositive element, that means metal, removal of an electropositive element, that means non-metal, sorry metal, by mistake लिख दिया मैंने नॉन मेटल। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और मेटल। अब इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हो, जैसे मान लो अगर मैंने लिया Ki plus H2O2 और यहां पर बना है देखो KOH plus I2, बैलेंस कर दे रहा हूं, 2Ki कर दे रहा हूं, तो यहां पर देखो आपका 2KOH हो गया प्लस I2। तो यहां पर देखो Ki से I2 का फॉर्मेशन में पोटेशियम जो है मेटल पार्ट है, ये रिमूव हुआ। तो पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में जो चेंज हुआ, दिस इज ए ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर एक मेटल रिमूव हुआ है। तो ये 4 टर्म होते हैं ऑक्सीडेशन में, मतलब ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटल। यस बेटा, क्लियर है? थर्ड वाली रिएक्शन से Cl नहीं आना चाहिए था एक और। कौन सा रिडक्शन? अभी मैंने नहीं डिस्कस किया ना, मैंने ऑक्सीडेशन के बताया। ओके सर। अभी तो एक पार्ट आपने किया ना, ऑक्सीडेशन के बारे में किया कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा एलिमेंट के टर्म में। यानी एलिमेंट के टर्म में जब आप ऑब्जर्व करोगे एक कंपाउंड या एलिमेंट के लिए रिएक्शन में, तो लेफ्ट टू राइट में अगर उसमें ये चेंजेस होंगे, यानी ऑक्सीजन ऐड होगा, नॉन मेटल ऐड होगा, या हाइड्रोजन रिमूव होगा, मेटल रिमूव होगा, अगर ये चेंजेस उसमें ऑब्जर्व होंगे तो इसका मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये सारे जो पॉइंट है इसको अपोजिट कर दो, यानी यहाँ पर जो ऐड हुआ है उसको रिमूवल में लो और जो रिमूव हुआ है उसको एडिशन में लो, तो यही आपकी डेफिनेशन बन जाएगी किसकी? रिडक्शन की। तो रिडक्शन में आपका क्या होगा, ये चारों टर्म अपोजिट कर दो। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में जो रिमूव हो रहा है वो रिडक्शन में ऐड होगा। तो रिडक्शन मींस कि व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मान लो अगर आप ले रहे हो H2 plus O2 gives H2O। अब यहां से देखो O2 से H2O के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ, सो दिस इज रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ मेटल, मेटल आइटम ऐड होना, मेटल आइटम ऐड होना। रिडक्शन में क्या होगा, मेटल आइटम ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, मेटल आइटम ऐड होगा। जैसे अगर सपोज करो मैं ले रहा हूं
CuCl2, ये देखो हुआ क्यूप्रिक क्लोराइड, इसमें प्लस Cu Cl2, तो यहाँ पर देखो CuCl2 से Cu2Cl2 में कॉपर इसमें ऐड हुआ, कॉपर इज ए मेटल, सो दिस इज ए, यस बेटा क्लियर हो रहा है ये पार्ट? इसका मतलब ये इसमें रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें कॉपर ऐड हुआ जो कि मेटल है। तो हाइड्रोजन या मेटल का एडिशन किसी कंपाउंड या स्पीसीज में इज ए रिडक्शन, पर सिर्फ एडिशन नहीं, रिमूवल को भी काउंट किया जाता है। तो रिमूवल में कौन सा लेंगे? जो ऑक्सीडेशन में ऐड हो रहा है वह यहाँ पर रिमूव होगा। इट मींस कि थर्ड पॉइंट हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Removal of oxygen is called reduction. Addition of oxygen to a given species is called oxidation, and removal of oxygen is called reduction. जैसे मान लो अगर हम कॉपर ऑक्साइड प्लस कोक करते हैं, दैट इज कार्बन, तो यहाँ पर देखो Cu प्लस CO, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन में ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ कॉपर में, ठीक है। और दूसरा फिर आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ ए नॉन मेटल एटम, नॉन मेटालिक एटम रिमूव होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 प्लस Cl2HCl, अब यहां पर देखो मैं क्लोरीन से H2 प्लस Cl2 गिव्स, हाँ, H2 से HCl में फॉर्मेशन जो हो रहा है हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्मेशन में क्लोरीन, इसमें क्या हुआ? नहीं, क्लोरीन तो ऐड हुआ ना, रिडक्शन, ओ सॉरी, रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एटम, नहीं ये एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं बनेगा। MgO को FeC, हाँ नहीं, वहां तो ऑक्सीजन ना, नॉन मेटल हटाना है। फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो ये आपका देखो बन जाता है फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस HCl। अब यहाँ पर देखो एक क्लोरीन कम हो गया ना, क्लोरीन एक नॉन मेटालिक एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट होना बाय हाइड्रोजन इज ए रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज मेटल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि रिडक्शन जो है रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन है। ये क्लियर हो गया बेटा? अब एक बार मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, फिर से आप ज्वाइन कर लो, 1 मिनट के बाद आप फिर से ज्वाइन करो बेटा, क्योंकि ब्रेक होगा, उससे बेटर है कि मैं आगे पहले